नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस पर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 7 में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लगातार इस पर हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज के पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ जैव विविधता संरक्षण के टॉपिक को डिस्कस किया था। हमने इस टॉपिक के अंतर्गत भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की बात की थी। और इन प्रयासों को जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने कहा था कि जैव विविधता का संरक्षण दो तरीकों से होता है, एक इन सीटू स्वस्थाने और एक एक्स सीटू पर स्थाने। स्वस्थाने संरक्षण के अंतर्गत हम उनके प्राकृतिक आवास के क्षेत्र में ही जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं, वनस्पतियों का संरक्षण करते हैं। वहीं अगर हम एक्स सीटू की बात करें तो उनके प्राकृतिक आवास से अलग रखकर जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। एक्स-2 वाले चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इन-2 पे मैंने आपको वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय पार्क की बात कही थी कि हम लोग राष्ट्रीय पार्क के माध्यम से, वन्य जीव अभ्यारण्यों के माध्यम से और जैव आरक्षित क्षेत्रों के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण जीवों को उनके प्राकृतिक निवास में रखकर ही करते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़े पारितंत्रिक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान में घोषित कर दिया जाता है या वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर घोषित कर दिया जाता है या फिर जैव आरक्षित क्षेत्र के तौर पर घोषित करके उस पर खास निगरानी रखी जाती है, संरक्षण किया जाता है ताकि जीवों का प्राकृतिक आवास संरक्षित रहे और जीव जंतुओं की प्रजाति वहां अच्छे से फल फूल सके, उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। ऐसे हम जीव जंतुओं की प्रजातियों को लुप्त होने से बचा सकते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि हम राष्ट्रीय उद्यान वाले टॉपिक में सभी राष्ट्रीय उद्यानों को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान में आपको बताऊंगा जिनको आपको रट के रख लेना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? जहां तक मैं समझता हूं एग्जाम में क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो यही पूछेगा कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप बता देंगे लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आता है, तो आपको उसके राज्य का नाम बता देना है। अब आपको ये संख्या तो पता चल गई कि देश में राष्ट्रीय उद्यान कितने, आप याद करके बैठ जाओगे, लेकिन किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, जब ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा तो फिर वहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि यहां मैं आज के लेक्चर में इस मैप के माध्यम से अलग अलग राज्यों के समस्त राष्ट्रीय उद्यानों को आपको बताऊंगा, उसको याद कर लीजिएगा। और हाँ, जब आप इसको याद रखें तो जिस वे में मैं बता रहा हूं वैसे इसको याद रखने का प्रयास करिएगा। ऊट पटांग याद रखने की जरूरत नहीं है, या तो आप पूरब से लेकर शुरू कर लीजिए और बाकी राष्ट्रीय उद्यानों को याद करिए, या आप दक्षिण से शुरू करिए और राष्ट्रीय उद्यानों को याद रखिए, या आप उत्तर से शुरू करिए। ऐसे अगर आप सीक्वेंस में याद रखोगे तो याद रखना आसान होगा, और बीच में से कहीं से कुछ भी अनटप्पू याद रखने की कोशिश करोगे तो फिर भूलने की संभावना ज्यादा रहेगी। मैं आपको उत्तर से राष्ट्रीय उद्यान बताना शुरू करूंगा, राज्य के हिसाब से आपको नोट करते चले जाना। क्लियर है? चलिए तो शुरू करेंगे इस लेक्चर को। ऐसे लोग जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां से न सिर्फ पीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बल्कि यूपीएससी की एग्जाम अगर आप देते हैं वहां भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एमपीएसआई देंगे, कांस्टेबल देंगे, एसएससी का एग्जाम देते हो, रेलवे का एग्जाम देते हो या फिर एनडीए सीडीएस जैसा एग्जाम देते हो, तो वहां भी क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं दोस्तों। क्लियर है? चलिए तो एक एक करके समस्त राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी? लद्दाख की। लद्दाख की जब हम बात करेंगे तो इस सीमा को थोड़ा सा हम सेट कर लें, ये यहां से पूरा ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। लद्दाख को जब हम देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा दोस्तों हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। अब चूंकि लद्दाख जो है वो भारत का एक ठंडा मरुस्थल है, और भारत का ठंडा मरुस्थल है चूंकि लद्दाख, इसलिए यहाँ की जैव विविधता, यहाँ के जीव, यहाँ के वनस्पति बहुत ही ठंडे स्थान पर रहने वाले होंगे। यहाँ पर आपको ना तो घना जंगल देखने को मिलेगा, ना ही आपको जीवों की बहुत ज्यादा प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती है। तो सीमित जैव विविधता है, परंतु भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर कोई है तो वो लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में आपको दिखता है दाचीगम। दाचीगम नेशनल पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर में है, और दाचीगम नेशनल पार्क की अगर आप विशेषता देखेंगे तो यहाँ पर आपको हंगुल मृग देखने को मिलेगा।
इसके अलावा आपको दाचिगम नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ देखने को मिलता है। ये दोनों के दोनों ऐसे जीव हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है। IUCN ने इसको अपनी सूची में शामिल किया हुआ है, इन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत है। तो दाचिगम नेशनल पार्क में ही इनका संरक्षण किया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में है। अगर आप हिम तेंदुए की बात करेंगे तो जैसे आप सामान्य तेंदुआ देखते हो उसी प्रकार का होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव तेंदुआ आपको देखने को मिलेगा, जो बड़े बड़े पर्वतों पर, चट्टानों पर कूदाफांदी करता है और ठंड में रहने की इसकी जो अनुकूलता है, शक्ति है, वो ज्यादा है दूसरे तेंदुए की तुलना में। तो हिम तेंदुआ विशेष तौर पर आपको हिमालयन क्षेत्र में मिलेगा और जम्मू कश्मीर के दाचिगम में भी आपको देखने को मिलता है। जब हम यहां से जाएंगे तो फिर आप लोग पहुंचेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको जो नेशनल पार्क देखने को मिलेगा उसमें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पिन वैली। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ये एग्जाम में पहले भी आया है, तो इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा आपको यहां पर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि पिन वैली नेशनल पार्क कहां है, आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां है, आप बताएंगे कहां, हिमाचल प्रदेश में। एक और है खीर गंगा। अगर खीर गंगा नेशनल पार्क पूछ ले तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश से और नीचे आते हैं तो आपको ये सेक्शन मिलेगा उत्तराखंड का। जब आप उत्तराखंड के जोन में जाते हैं तो यहां आपको एक अलग ही प्राकृतिक परिवेश देखने को मिलता है। यहां पर आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम के जो प्रमुख स्थल हैं वो सारा सेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो प्राकृतिक दृष्टि से जब हम बात करेंगे तो उत्तराखंड जो है वो बहुत ही समृद्ध जगह है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलता है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट बाघों के लिए जाना जाता है। अगर उत्तराखंड में बाघों की संख्या 550 से ज्यादा है, उसमें अधिकतर बाघ आपको जिम कार्बेट नेशनल पार्क में मिलते हैं। सफारी के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, घने जंगलों का प्रदेश है। इसके अलावा हम यहाँ जाएं तो राजाजी नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। प्लस हम यहाँ देखें तो आपको यहाँ पर फूलों की घाटी और नंदा देवी, ये सभी नेशनल पार्क जो है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। एग्जाम में पूछेगा जिम कार्बेट कहाँ है, राजाजी कहाँ है, फूलों की घाटी कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, तो बताएंगे कहाँ, उत्तराखंड में है। इसके अलावा हम जब जाएंगे तो ये आपका इलाका आ जाएगा पंजाब का। जब आप पंजाब के इलाके में जाएंगे तो यहां आपको रोपड़ में हरी के क्षेत्र है, यहां पर आपको पार्क देखने को मिलेगा। और पंजाब में कोई खासा ऐसी जैव विविधता की व्यवस्था नहीं है, कम बारिश का प्रदेश है, नदियों के कारण यहाँ जो उपजाऊ मिट्टी है उसके अलावा जो थोड़ी बहुत जैव विविधता उसकी वजह से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम जाएं तो हरियाणा का क्षेत्र देखेंगे। जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हरियाणा में देखने को मिलता है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया है पहले भी कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो आप बताएंगे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हरियाणा में देखने को मिलता है। जस्ट नीचे आएंगे तो दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब हम यूपी में जाते हैं तो यूपी में आपको दुधवा देखने को मिलेगा। दुधवा कहां है, यूपी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यूपी से थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे कहां, बिहार। और जब आप बिहार में देखेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा वाल्मीकि उद्यान कहां है, तो ये बिहार में आता है। क्लियर हो गया। यहां से और हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो यूपी के पीछे यहां पर क्या मिल गया आपको, राजस्थान में प्रमुख तौर पर आपको मिलेगा रणथंभौर जो है ये प्रमुख है। और इसके अलावा आपको यहां पर सरिस्का और इसके अलावा केवलादेव घाना, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और एक और आप देखेंगे डेजर्ट। तो ये चारों के चारों या पांचों जो है ये आपको इंपॉर्टेंट तौर पर राजस्थान में दिखाई पड़ेंगे। राजस्थान से आप आते हैं तो कहां पहुंचे आप, गुजरात में। जब आप गुजरात जाएंगे तो यहां पर आपको एक तो कच्छ का और दूसरा आपको गिर, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपको यहां देखने को मिलेंगे। यहां पर विशेष बात हम देखें तो घाना का जो क्षेत्र है केवलादेव का, यहां आपको प्रवासी पक्षी जो होते हैं वो यहां बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। और जब हम गुजरात की बात करते हैं तो खासकर गिर जो है ये
एशियाई बब्बर शेर के लिए फेमस जगह है। एशिया के जो शेर है, बब्बर शेर है, उसके लिए जो आदर्श स्थिति है वो हमें गिर राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान में आपको जो जंगली गधा होता है ना, वाइल्ड एश जिसको आप कहते हैं, वो भी आपको देखने को मिलता है। इसका संरक्षण यहां पर किया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश का जो श्योपुर का इलाका है, यहाँ कूनो पालनपुर नेशनल पार्क है। ये कूनो पालनपुर में यहां से शेरों को ले जाकर संरक्षित करने की योजना थी, परंतु भारत सरकार की यहां पर चीता परियोजना चली और अफ्रीका से चीते लाकर यहां पर संरक्षित किए जा रहे हैं। इसीलिए यहां पर अभी शेरों का पुनर्वास नहीं किया गया है, परंतु यहां पर चीतों के संरक्षण का काम चल रहा है कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया शेर जो है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान में है, उनको कहां पर रखकर संरक्षण करने की योजना थी? कूनो नेशनल पार्क श्योपुर मध्य प्रदेश में रखने की योजना थी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुजरात में हुआ। अब गुजरात से हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश। जब हम मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में हमें 12 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात की जाती है कान्हा की। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और कान्हा किसली जो है 1955 में नेशनल पार्क के तौर पर घोषित किया गया था। ठीक है, कान्हा के बाद हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। पन्ना के बाद हम यहाँ देखते हैं बांधवगढ़ देखने को मिलेगा। बांधवगढ़ के बाद हम यहाँ देखें तो हम लोगों को जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। जीवाश्म से और आगे हम जाए तो यहाँ हमें सतपुड़ा देखने को मिलेगा। सतपुड़ा से और देखें तो हमें यहाँ संजय राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। संजय के बाद हम देखें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। ये सभी पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम उत्तर की तरफ चले जाएं तो हमें शिवपुरी जाएंगे तो यहाँ हमें माधव राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। इससे नीचे आएंगे तो हमें कूनो पालनपुर देखने को मिलेगा श्योपुर में। इसके नीचे और आएंगे तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमें देखने को मिलेगा कहाँ, भोपाल में। इसके और नीचे आते हैं तो हमें ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो देखने को मिलेगा। इसके और पीछे जाएंगे तो हमें धार में देखने को मिलेगा डायनासोर के जीवाश्म के लिए राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो ये हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पेंच जो है ये महाराष्ट्र में भी विस्तृत है, मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं संजय राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो इसका थोड़ा सा हिस्सा में छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के सबसे पूर्व में कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो वो संजय राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे दक्षिण में कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पश्चिम में कोई है तो डायनासोर हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देखें 7 ये और यहां पर मैंने आपको 5 और बता दिए, टोटल 12 नाम आप लोगों को बताए हैं जो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। इसी लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के सभी 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यानों को डिटेल में भी देखने वाले हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश के 8 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले टाइगर रिजर्व भी आज बताऊंगा, जहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से निकले, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद आप झारखंड देखेंगे। यहाँ जब आप झारखंड में जाते हैं तो झारखंड में हमें विशेष तौर पर ऐसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान देखने को नहीं मिलते जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि झारखंड भी आपको याद होना चाहिए, यहां से आपको राष्ट्रीय उद्यान पूछे जा सकते हैं। यहां पर प्रमुख तौर पर आपको बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो देखने को मिलता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आया तो। इसके अलावा हजारीबाग जो है ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का। क्लियर है, झारखंड बोल सकते हैं कि जनजातीय इलाका है और झारखंड एक औद्योगिक प्रदेश के तौर पर ज्यादा फेमस है, इसलिए प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न होने के बावजूद हमें यहाँ इस जैव विविधता की दृष्टि से ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती। इसके आगे देखें तो हमें देखने को मिलता है बंगाल। जब आप बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में आपको देखने को मिलेगा प्रमुख तौर पर बुक्सा। बुक्सा जो है वो आपको बंगाल में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट उद्यान है बंगाल का। कौन सा? बुक्सा। इसके अलावा हम यहाँ जाएंगे तो सबसे फेमस है सुंदरवन।
सुंदरवन की जब हम बात करते हैं तो सुंदरवन बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, और चूंकि सुंदरवन बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ आपको मैंग्रोव देखने को मिलती हैं, और जैव विविधता की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बनती है ये, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखें तो जल्दापारा, जल्दापारा जो है ये भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट उद्यान के तौर पर स्थापित है, ठीक। इसके बाद हम यहाँ आए तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ उड़ीसा। उड़ीसा में जब आप जाएंगे तो यहां आपको इंपॉर्टेंट तौर पर भीतर कणिका और सिमलीपाल, गहीरमाथा, गहीरमाथा जो है ये जल क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, एक मरीन तौर पर हम इसे देखते हैं। तो भीतरकणिका, सिमलीपाल, गहीरमाथा उड़ीसा के प्रमुख उद्यान है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहां छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो हमें यहां कांगेर, कांगेर प्रमुख तौर पर छत्तीसगढ़ का है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमको यहां पर गुरु घासीदास, गुरु घासीदास उद्यान की बात कर लें या इंद्रावती उद्यान की बात कर लें, ये तीनों के तीनों कांगेर, गुरु घासीदास और इंद्रावती छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्यान हैं। नेक्स्ट आ जाए हम दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको एक देखने को मिलता है नवागांव, और एक देखने को आपको मिलेगा बोरीवली, और यहां मध्य प्रदेश से यहां पर पेंच का विस्तार है। तो पेंच, नवागांव और बोल सकते हैं बोरीवली, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहां के हैं? ये तीनों की तीनों आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं प्रमुख तौर पर। तो आप ये सोचे कि महाराष्ट्र में है कि नहीं, तो महाराष्ट्र में भी आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। एक और है चांदोली, चांदोली जो है ये भी महाराष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम देखें महाराष्ट्र से थोड़ा सा नीचे आएंगे, तेलंगाना दिखेगा। तेलंगाना में आपको मृगवनी, मृगवनी जो है ये तेलंगाना का प्रमुख उद्यान है। इसके नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघों की संख्या यहां पर हमें अच्छी दिखाई पड़ती है। बाघों की संख्या अच्छी होने के साथ साथ सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी नागार्जुन सागर है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वेंकटेश्वरम, वेंकटेश्वरम जो है ये भी हमें आंध्र प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कसरू, कसरू जो है ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। नेक्स्ट हम आ जाए कहां? कर्नाटका। कर्नाटका में जब हम आते हैं तो यहां में देखने को मिलेगा बांदीपुर। बांदीपुर कर्नाटका का इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर के लिए फेमस है बांदीपुर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बांदीपुर कहां है, तो ये कर्नाटक में है, और बांदीपुर टाइगर की संख्या के लिए जाना जाता है। इसके अलावा नागरहोल, नागरहोल की बात कर लें तो ये भी कहां देखने को मिलेगा? कर्नाटक में। इसके अलावा तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान भी हमें कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इसके ऊपर देखिए गोवा है। गोवा जो है भगवान महावीर स्वामी के नाम पर हमें यहाँ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। तो महावीर स्वामी के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट हम आ जाएं दोस्तों कहाँ? तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संपन्न प्रदेश माना जाता है। तमिलनाडु में आपको जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है उसमें आपको सबसे पहले तो इंदिरा गांधी के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुकुरुथी, मुकुरुथी एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार, देखिए गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये समुद्री क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाता है, तो ये भी तमिलनाडु का प्रमुख उद्यान के तौर पर हमें देखने को मिलता है। नीचे जाएं तो आपको दिखेगा केरल। केरल में इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली। एग्जाम में पूछेगा कि साइलेंट वैली कहां है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में है। और केरल का एक और इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कहां है एर्नाकुलम, तो ये भी आपको केरल में देखने को मिलेगा। केरल की एक बहुत फेमस नदी, इसका नाम है पेरियार। तो पेरियार नदी के नाम पर पेरियार उद्यान भी आपको कहां? केरल में देखने को मिलेगा। अब देखो उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमें जो प्रमुख राज्य देखने को मिल रहे हैं, अभी हमने नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों के राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा नहीं की है, लेकिन ओवरऑल हमने स्टेट्स में देखा है, कोई स्टेट नहीं छूटा है, सब में देख लिए कहां कहां है, सिवाय दिल्ली के, है ना, दिल्ली यहां है ये।
यहां पर हमें ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन देखिए एक बार फिर देख लेते हैं, हेमिस लद्दाख में है, दाचिगम जम्मू कश्मीर में है, पिनवेली खीरगंगा ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, हरिके में जो उद्यान है वो पंजाब के अंदर है, उत्तराखंड में जाएंगे तो जिम कार्बेट, राजाजी फूलों की घाटी और नंदा देवी देखने को मिलता है, हरियाणा में जाएंगे तो सुल्तानपुर देखने को मिलेगा, यूपी में जाएंगे तो दुधवा, बिहार में जाएंगे तो वाल्मीकि, इसके अलावा हम देखें राजस्थान में जाएंगे तो सरिस्का, रणथंभौर, घाना, केवलादेव और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात जाएंगे तो गिर और कच्छ का क्षेत्र देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में 12 है, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, जीवाश्म, सतपुड़ा, संजय, पेंच, डायनासोर, ओंकारेश्वर, वन विहार, कूनो और माधव राष्ट्रीय उद्यान। वहीं अगर हम देखें नीचे महाराष्ट्र में चांदोली, पेंच, नवागांव और बोरीवली है। अगर हम झारखंड चले जाएं तो बेतला और हजारीबाग प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में जाएंगे बुक्सा, जल्दापारा और सुंदरवन देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में जाएंगे तो भीतरकनिका, सिमलीपाल और गहीर माता देखने को मिलेगा। नीचे जाइए तेलंगाना में मृगवनी देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में जाएंगे नागार्जुन सागर, कसरू और वेंकटेश्वरम जो है ये देखने को मिलेगा। महावीर स्वामी के नाम पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गोवा में है। बांदीपुर, नागरहोल, तुंगभद्रा कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा इंदिरा गांधी के नाम पर मुकुरथी और गल्फ उद्यान जो है तमिलनाडु में है। पेरियार, एर्नाकुलम, साइलेंट वैली केरल में है। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मैंने यहाँ आपको लिख दिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कहां, नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रीय उद्यानों की क्या स्थिति है। तो नॉर्थ ईस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे सिक्किम की। यहां आपको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। चूंकि कंचनजंगा भारत की मुख्य भूमि पर, अगर हम पीओके को छोड़ दें फिलहाल थोड़ी देर के लिए, तो यहां आपको कंचनजंगा की चोटी सबसे ऊंची चोटी दिखाई पड़ती है और इसी के नाम पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश जाइए, नामदफा, देहांग देवांग नामदफा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके नीचे जब आप जाएंगे असम में, तो असम में आपको मानस, ओरांग, डिब्रू सेखोवा, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा असम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कांजीरंगा है। कांजीरंगा भी आपको असम में देखने को मिलेगा। अब मानस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर विशेष तौर पर आपको मानस में हाथी देखने को मिलेंगे और एक सिंग वाला गेंडा जो है वो आपको यहीं देखने को मिलता है। क्लियर है। इसके अलावा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम में फेमस है। ठीक है। अब इसके नीचे हम आ जाए कहां, मेघालय में। जब आप मेघालय में आते हो तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, नोक्रेक। ये बहुत फेमस है, चर्चा में भी रहा है कुछ दिनों से। तो अगर एग्जाम में पूछे कि मेघालय का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है, तो मेघालय में आपको नोक्रेक देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम पहुंच जाएंगे कहां, नागालैंड। नागालैंड में जब हम जाते हैं तो नागालैंड में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है इटंकी। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहां देखने को मिलेगा, तो आपका उत्तर होगा नागालैंड में। उसके नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मिजोरम। देखिए मिजोरम की जब हम बात करते हैं तो मिजोरम में आपको ऐसा कोई खास राष्ट्रीय उद्यान देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप नाम याद रख लीजिएगा कि माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान और डम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो वो मिजोरम में है। मिजोरम के नीचे आएंगे तो मिलेगा मणिपुर। मणिपुर में जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर आपको केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ जो है ये विश्व का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो तैरता हुआ अभ्यारण्य के नाम से चलता है। एक्चुअल में इस क्षेत्र में आपको फुमडिस, हाइड्रोफाइट, जलीय पौधे बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा उद्यान तैर रहा है। यहाँ संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक प्रजाति संगाई हिरण की जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो केबुल लामजाओ जो है एक इंपॉर्टेंट है और इसको आप रामसर स्थल के तौर पर भी देखते हैं, दोस्तों ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखें तो हमें दिखाई पड़ेगा त्रिपुरा, और जब आप त्रिपुरा में जाएंगे तो यहां पर आपको क्लाउडेड नेशनल पार्क जो है वो त्रिपुरा में देखने को मिलता है। बराबर है। तो यहां देखिए त्रिपुरा में क्लाउडेड, मेघालय में आपको देखने को मिल रहा है क्या, नोक्रेक, माउंटेन और डम्फा आपको देखने को मिलेगा मिजोरम में। मणिपुर में देखने को मिलेगा केबुल लामजाओ जैसा। इटंकी आपको नागालैंड में, मानस, ओरांग, डिब्रू सेखोवा, नामेरी, कांजीरंगा असम में है।
नामदफा, देहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, और कंचनजंगा सिक्किम में। ये नॉर्थ ईस्ट के राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट तौर पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हम लोगों ने यहाँ देख लिए। अब आप जब मैप में देखोगे तो आपको नीचे मिलेगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में आप जाएंगे तो यहां पर एक आपको मिलेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपको मिलेगा झांसी रानी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आपको मिलेगा सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, चौथा आपको मिलेगा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुख रूप से अंडमान निकोबार में आपको दिखाई पड़ेंगे। ये सभी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ ये देखें कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, इनके बारे में और डिटेल में जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आप एमपी तो लेकर चलेंगे कि एमपी से जरूर क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा। मुझे लगता है कि पूरा भले ही याद ना करना पड़े, क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को नहीं छोड़ सकते, दुधवा यूपी को नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा हम बात करें जिम कार्बेट से लेकर राजाजी फूलों की घाटी, ये बहुत फेमस सेक्शन है। इसके बाद हेमिस, चूंकि भारत का सबसे बड़ा इसलिए याद रखेंगे। दाचीगम नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जाइए, नेक्स्ट आपसे पूछेगा रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव, ये इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए सिमलीपाल और भीतरकनिका आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ केवल बुक्सा आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि सुंदरवन का डेल्टे के नाम से आप बंगाल में वैसे ही जानते हो। इसके बाद हम जाएं तो गुरु घासीदास और इंद्रावती, इंद्रावती ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पुष्पा मूवी आने वाली है और यहाँ पर के जो जंगल है वो बताए जाते हैं वहां पर। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार याद रखिएगा। इसके अलावा बांदीपुर आपको नहीं छोड़ना है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात का गिर इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बारे में डिटेल ज्यादा रखने की जरूरत है। मेरे हिसाब से एमपी के 12 को मिला ले तो 15-20 और एक्स्ट्रा हैं जो ज्यादा जरूरत है याद रखने की, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। वैसे कांजीरंगा मानस ये और इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक सिंग वाला गेंडा आपको मिलता है। क्लियर है? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको पूरा याद रख लीजिएगा। मैप के माध्यम से आपको राष्ट्रीय उद्यान याद रखने होंगे, इसके अलावा और कोई आपको माध्यम याद नहीं रहेगा। अगर इजीली आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रहे तो बहुत सारी संख्या है, 106 देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं? 106। अब 106 अगर राष्ट्रीय उद्यान है तो उनमें से सभी के सभी याद रह जाएं ये नहीं, कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होने चाहिए, तो ये मैंने बता दिए, वो आप याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, ये तो पूरे भारत के हो गए। अब हम यहां देखें कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की क्या व्यवस्था। चलिए, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को जब हम चर्चा करेंगे तो एक एक करके उनको देखते हैं स्लाइड से। सबसे पहले कान्हा किसली। देखिए, मध्य प्रदेश में जब देखा जाए तो आपको 12 राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। अब ये 12 की डेट, 12 की विशेषताएं आपको सब पता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आईएमपी हो जाता है, ये मेंस के लिए भी जरूरी है। मेंस में आपसे यहां से सीधा प्रश्न दिया जा सकता है, इसलिए इसकी डिटेल याद रखें। कान्हा की बात करें तो लगभग हम देखें कान्हा किसली के बारे में 1933 के आसपास अंततः इसे वन्यजीव अभ्यारण्य अंग्रेजों ने घोषित कर दिया था। वो समय था जब 12 सिंगा जो पशु होता था उसका अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा शिकार किया और एक समय बाद उनको महसूस हुआ कि ये तो कम होते जा रहे हैं और इनका जो प्राकृतिक पसंदीदा आवास होता है वो दलदली भूमि क्षेत्र होता है। कान्हा किसली के क्षेत्र में ये बहुतायत मिल रहे थे। ऐसे में अंग्रेजों ने कान्हा किसली के उस क्षेत्र को अभ्यारण्य के तौर पर घोषित कर दिया और 12 सिंगा जो है ब्रीडरी प्रजाति का, उसका संरक्षण वहां किया जाता था। आजादी मिली। आजादी के बाद 1955 में हम देखें तो इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया। तो एग्जाम में अगर पूछे कान्हा किसली नेशनल पार्क कब बना तो आपको ध्यान रखना है 1955 में बना। कहां आता है तो महत्वपूर्ण तौर पर इसका विस्तार आपको मंडला जिले में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के पूर्वी जोन में, जहां पर्वतीय इलाका है, जहां आपको घने जंगल देखने को मिलते हैं, वहां आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। लगभग इसका क्षेत्रफल जो है वो 940 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ इसकी और भी अन्य विशेषताएं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया, तो 1974 में जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रोजेक्ट टाइगर के तौर पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा ब्रिडरी प्रजाति के बारहसिंगा का यहां संरक्षण होता है। होलो और बंजर घाटी दो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं जो हमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं वो यहाँ गाइड का काम करती हैं। अगर आप कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाते हो तो कान्हा किसली के बारे में बताने का जो काम आपको करेंगी, गाइड करने का जो काम जो करेगी, वो बैगा जनजाति की महिलाएं होती हैं। दोस्तों, राजा रानी दो ठूठ है साल का पेड़ है, खत्म हो चुका है, उसका अंतिम अवशेष वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे, उन्हें नाम दिया गया राजा रानी। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, राजा रानी नाम के साल के ठूठ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का जहां पर रनवे है, हवाई पट्टी देखने को मिलती है। 2017 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने अपना सिंबल, अपना जो बोल सकते हैं कि चिन्ह होता है, लोगो होता है, वो घोषित कर दिया। ये जो चिन्ह है वो रोहन चक्रवर्ती ने बनाया और ये चिन्ह भूर सिंह बारहसिंगा के नाम से फेमस है। बारहसिंगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भूर सिंह बारहसिंगा को इसका बोल सकते चिन्ह बनाया गया है। और इस प्रदेश में आपको सूर्यास्त और बामनी दरार प्रमुख पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि से क्षेत्र मिलेंगे। बैगा मंगलू के नाम पर आपको सड़क भी यहां देखने को मिलती है। यहाँ बाघ, चीतल, नीलगाय, सांभर, इसके अलावा यहाँ आपको हाथी भी वर्तमान में दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ कृष्णमृग, गौर पक्षी, बारहसिंगा बड़ी तादाद में यहाँ देखने को मिलते हैं। शुष्क और पर्णपाती वन यहाँ देखने को मिलते हैं। 2018 से सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा का और नौरादही अभ्यारण्य जो है सागर का, यहाँ बाघ पुनर्वास की योजना भी चलाई जा रही है। क्लियर। इसके बाद देखें तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है। केवल 0.897 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 2010 में बनाया गया। यहाँ लगभग 54 लाख साल पुराने डायनासोर के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, उनके जीवाश्म देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसे हम एक राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर आप इसे देखते हैं, क्योंकि इसके पीछे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता। जबकि हम आगे बात करेंगे सीधी के संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। नेक्स्ट है पन्ना। केवल 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1981 को इसको स्थापित किया गया। इसका विस्तार पन्ना व छतरपुर जिले में आता है। जब छतरपुर के बाद हम देखें, यहां इंपॉर्टेंटली बहुत बड़े पैमाने पर हीरे की खोज की गई। लगभग 2.25 लाख पेड़ काटे जाने की योजना रही। उसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र भी उजड़ने का संकट था दोस्तों। वहीं अगर इसकी विशेषता की बात करें तो चूंकि यहाँ रेंगने वाले जीव बहुत मिलते हैं, जैसे रेप्टाइल पार्क कहते हैं, और पन्ना में आपको 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर की एंट्री देखने को मिलती है। 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। 2011 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हो गए। 3 जैव आरक्षित क्षेत्रों की बात करें, 1999 में पचमढ़ी को बनाया, 2005 में अमरकंटक अचानक मार्ग को बनाया और 2011 में पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र देखने को मिला। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र है। जिस प्रकार से सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का बड़ा फेमस है, वैसे ही पन्ना को भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। केन नदी यहां से गुजरती है, इसे इसकी जीवन रेखा कहते हैं। हालांकि इसकी वजह से प्रॉब्लम भी आई है, क्योंकि बेतवा और केन को लिंक करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का बहुत बड़ा हिस्सा डूब गया है। लेकिन चूंकि ये वहां के जीवों के पानी का प्रमुख स्रोत है और जरूरी है, इसलिए इसको पर्यावरण की और बोर्ड की अनुमति मिल गई। लेकिन केन बेतवा परियोजना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का बड़ा क्षेत्र डूब रहा है। खजुराहो से नियमित विमान सेवा यहाँ चलती है। आंवला का उत्पादन यहाँ बहुत ज्यादा होता है और जंगली भैंसे के संरक्षण की योजना भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में चल रही है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है। लगभग 525 वर्ग किलोमीटर में फैला है। होशंगाबाद जिले में इसका विस्तार है। अगर हम बात करें तो सतपुड़ा जो है, इसे
1999 के आसपास हम देख रहे हैं, सन 2000 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। और यहां आपको बाघों की संख्या पर्याप्त देखने को मिलेगी। कृष्ण मृग यहां पर बहुत सारे होते हैं। यहां आप देखिए कि जो सतपुड़ा है, यहां आपको सतपुड़ा जो रिजर्वायर है, बांध है, वो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ जीव जंतुओं के लिए बहुत अच्छा एक माहौल बनने लगा है। टाइगर जैसे जीव जो है यहाँ बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको देनवा और तवा नदी जो है वो देखने को मिलेगी, और अलग अलग प्रकार के वाटरफॉल भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर आप खास बाघ को देखने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ आपको चूर्णा प्लस मड़ई के जंगल मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पहले, चूर्णा और मड़ई कहां प्रसिद्ध है, तो चूर्णा और मड़ई सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाले जंगली क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में आपको बाघों की एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। बाघ की साइटिंग अगर आप चाहते हैं तो आपको यहां देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस राष्ट्रीय उद्यान में आपको पचमढ़ी श्रेणी देखने को मिलेगी, और धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, 1350 मीटर ऊंचाई है जिसकी, ये आपको कहां देखने को मिलेगी, सतपुड़ा के क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी, पचमढ़ी में। पचमढ़ी सतपुड़ा की रानी है, और कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट प्लेस के तौर पर आप इसे देखते हैं। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 437 वर्ग किलोमीटर में फैला है और उमरिया के अंतर्गत आता है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व देखें मध्य प्रदेश में, तो वो आपको कहां देखने को मिलेगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1993 में हम देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आप देखते हैं किसको, बांधवगढ़ को। बांधवगढ़ सफेद शेरों के लिए जाना जाता है। यहाँ एक बाघ है जिसका नाम है चार्जर, और एक बाघिन है जिसका नाम है सीता। तो सीता और चार्जर नामक बाघ बाघिन आपको बांधवगढ़ में देखने को मिलते हैं। 2018 में सुंदरी बाघिन जो है वो सतकोथिया टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं उड़ीसा से लेकर आई गई है। यहाँ गौर पुनर्वास योजना यहाँ चल रही है, और हाथियों के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये 1958-59 में बनाया, 337 वर्ग किलोमीटर में है और शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश में सबसे उत्तर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से गुजरता है, और इसमें जॉर्ज कैसल भवन देखने को मिलता है। लगभग 1911 में जब ब्रिटेन के सम्राट भारत आए थे, तब उनके शिकार के लिए रातों रात सिंधिया राजा ने इस भवन को बनवाया था। हालांकि जब शिकार के लिए राजा का आगमन हो रहा था इस क्षेत्र में, आने से पहले ही रास्ते में उन्होंने बाघ का शिकार कर लिया था, तो वो यहाँ नहीं आए। लेकिन ये भवन बनाने का श्रेय सिंधिया राजाओं को जाता है। सिंधिया राजवंश की शिकार स्थल के तौर पर आप माधव राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। यहाँ से मनिहार और बरही नदी बहती है, और मनिहार नदी पर सांक्य सागर झील देखने को मिलती है, जिसे हाल ही में हम पिछले वर्षों में देखें तो इसे मध्य प्रदेश का रामसर स्थल घोषित किया है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। जॉर्ज केसर भवन, भद्दिया कुंड हो, या सुरभला गरही हो, या फिर तात्या टोपे की समाधि आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। बाघों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है, ना के बराबर बाघ आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान में वर्तमान में देखने को मिलेंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा में आपको ये देखने को मिलेगा। पेंच नदी यहां से प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। केवल 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसका नाम प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो इंदिरा गांधी का ही एक नाम था। दोस्तों, यहां याद रखिएगा कि 1983 में इसकी स्थापना हुई, और इसको 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा कि पेंच जो है वो 1992 से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आ रहा है। NH-44 जो है वो आपको यहां से गुजरता दिखाई पड़ेगा। रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था दी जंगल बुक, वो इसी के लिए लिखी थी। और यहाँ मोगली लैंड विकसित किया गया है। 2004 से प्रतिवर्ष यहाँ मोगली उत्सव भी मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पहले आ चुका है दोस्तों, तो उसको ध्यान रखिएगा। पेंच के बाद देखें तो आता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डिंडोरी में है, 1983 से है ये, और 0.27 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। नेक्स्ट है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। इसका पहले नाम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान था,
बाद में संजय गांधी के नाम पर इसका नाम रख दिया कांग्रेस की सरकार ने। 467 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका विस्तार देखने को मिलता है और शहडोल सीधी में ये है दोस्तों। 1981 में इसकी स्थापना हुई और 2008 में हम देखें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था दोस्तों। इसके बाद देखें तो नेक्स्ट आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, भोपाल में यह है। 1983 में इसको स्थापित किया गया। शहर के बीच में, नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच में स्थित प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आधुनिक चिड़ियाघर कहते हैं। ISO का प्रमाण पत्र इससे प्राप्त है और इसे सर्प उद्यान के तौर पर आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सांपों की प्रजाति देखने को मिलती है दोस्तों। इसके बाद देखें तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 293 वर्ग किलोमीटर, 2004 से खंडवा में है ये। और लास्ट में हम देखें तो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है जो श्योपुर में है। 2018 में इसको बनाया गया। प्रारंभ में ये 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। चूंकि इसमें चीता प्रोजेक्ट लाया गया और उसके पहले इस सभी उद्देश्य से इसको हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील किया गया। कूनो नदी का प्रवाह यहां से है। यहीं पहले एशियाई शेरों को रखने की योजना थी लेकिन बाद में चीता प्रोजेक्ट यहां चलाया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यान भी देख लिए और हमने यहाँ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों को भी देख लिया। अब मैंने आपको जब जैव विविधता का संरक्षण बताया था तो मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है 1973 से और इसके अंतर्गत आप कैलाश सांखला का नाम देखते हैं। मैंने कहा था कि जो कैलाश सांखला हैं इन्हें आप भारत का बाघ पुरुष कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने में इनका इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाने की व्यवस्था है। आज हमें देश में लगभग 55 के आसपास टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में हम देखें तो सबसे पहले हम बात करें तो 1974 में कान्हा जो है इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। इसके बाद हम देखें तो पेंच जो है वो 1992 के आसपास हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखें तो 1993 में हमको बांधवगढ़ देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो पन्ना जो है वो आपको 1994 में देखने को मिलता है और उसके बाद जाएं तो सतपुड़ा जो है ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है आपको 1999 के आसपास। और सतपुड़ा के बाद हम जाएं तो 2008 में हम देखें तो हमें संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर दिखाई पड़ता है। तो मध्य प्रदेश के टोटल 12 नेशनल पार्क में से ये 6 नेशनल पार्क जो हैं ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये तो होगा 6, क्लियर है, +1 आपको ध्यान रखना है। ये रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व रहे, लेकिन 2023 में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जैसे बनाया गया तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है। तो अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश को आप टाइगर स्टेट कहते हैं और टाइगर स्टेट में मध्य प्रदेश में लगभग 785 के आसपास बाघ हैं जिनका संरक्षण अलग अलग टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।